बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एब्सोल्यूट ज़ीरो, चार्ल्स लॉ और इसकी जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है इसको देखेंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। आमतौर पर ये टॉपिक बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, बच्चे इसको आसानी से समझ नहीं पाते। तो मैंने भी स्पेशल रिक्वेस्ट पर ये टॉपिक पे लेक्चर बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जितना इसको मैं आसान कर सकूँ, आसानी से समझा सकूँ, उतना ही मैं इसको आसान करूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो से कि एब्सोल्यूट ज़ीरो आपके पास क्या है। बाद में हम इसका डिटेल भी देखेंगे, फिर हम इसकी डिफिनेशन को हम देखते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो आपके पास हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, फर्जी टेम्परेचर है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपके पास आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़ीरो आ, ठीक है ना। और ये जो आपके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो है ये आपके पास क्या थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। और आपके पास क्या है, ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, ठीक है। इससे नीचे आपके पास कोई टेम्परेचर नहीं है। तो सिंपली हम ये बोलेंगे कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपके पास आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलेंगे। और ये आपके पास क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। और दूसरी बात क्या है, ये आपके पास लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। अभी तक, आज तक इस टेम्परेचर को अचीव नहीं किया गया है और प्रैक्टिकली ये अचीवेबल है भी नहीं है। इसलिए आपके पास क्या है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो इस टेम्परेचर पर आपके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है ना। अब जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो तो फिर आपके पास ऑल टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है ना, चाहे वो आपके पास रोटेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है, ये सारे के सारे मोशन भी आपके पास क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ मोशन सीज। और प्रैक्टिकली अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रैक्टिकली इट कैन नॉट बी अचीव, ठीक है, प्रैक्टिकली इसको अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसकी क्या रीजन है कि आखिरकार हम इसको प्रैक्टिकली क्यों अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम बात करते हैं गैसेस की चार्ल्स लॉ में, तो गैसेस आपके पास क्या होते हैं, गैसेस आपके पास मैटर है, ठीक है, गैसेस आपके पास क्या है, मैटर है। और आपको पता है मैटर का मास भी होता है और इनका वॉल्यूम भी होता है, ठीक है ना। तो गैस को हम डिफाइन करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर है तो मैटर वो होता है जिसका मास हो, वजन रखे और जगह घेरे, इसका वॉल्यूम हो। तो हम ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर है जहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाता है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो आपके पास जीरो हो जाता है। जब वॉल्यूम जीरो होता है तो फिर इसका मतलब ये तो मैटर ना हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस टेम्परेचर को प्रैक्टिकली अचीव नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसकी रीजन क्या है, रीजन इसकी ये है कि सिंपली अगर हम बोले तो ये आपके पास क्या है, अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के अगेंस्ट है, इसलिए ये आपके पास प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि गैसेस आपके पास क्या है, मैटर है और मैटर का वॉल्यूम होता है। और यहाँ पर तो हम बात करते हैं गैस का वॉल्यूम जीरो होगा। जब वॉल्यूम जीरो है तो फिर ये मैटर नहीं हो सकता। जब ये मैटर नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली अचीवेबल भी नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के या मैटर के अगेंस्ट है। और इसके अलावा दूसरी रीजन हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग, against the Heisenberg uncertainty principle, uncertainty principle, ठीक है ना। ये जो आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका भी अगेंस्ट हो जाता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या फिर आपके पास मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में एग्जैक्ट फाइंड करना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, वेलोसिटी या मोमेंटम को एक ही साथ में फाइंड करना सर्टेनिटी के साथ ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर बात की है कि ऑल टाइप्स ऑफ मोशन यहाँ पर सीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टॉप हो जाएगा तो आपके पास जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो आपके पास mv के बराबर है। जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो आपके पास जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब उसका मोमेंटम जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रॉन चूंकि मूव नहीं कर रहा, फिक्स है, तो उसकी जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन का मोशन सीज हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करना छोड़ दे, तो फिर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और इसकी जो मोमेंटम है उसको हम एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के मुताबिक इसको एक ही टाइम में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो जब हम बात करते हैं तो इस एब्सोल्यूट जीरो पर आपके पास देखा जाए तो ये अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है और अगेंस्ट आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो इस वजह से प्रैक्टिकली हम इस टेम्परेचर को अचीव नहीं कर सकते हैं और इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले तमाम गैसेस या तो आपके पास लिक्विफाई हो जाती हैं या आपके पास सॉलिडिफाई हो जाती हैं, लेकिन इस टेम्परेचर को अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए ये आपके पास क्या है, थ्योरेटिकल है, हाइपोथेटिकल है, और इसके अलावा आपके पास क्या है, ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, जीरो है, और ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो हमने बात की है ना, ये हमने इसलिए की है, ये अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो, फिर इसका जो मोशन है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम क्वांटम मैकेनिकली बात करें, ठीक है ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल का या पार्टिकल का या एटम का एनर्जी कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है। इवन के आपके पास जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, इस पर भी आपके पास इसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि इसकी एनर्जी होती है लोवेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। जबकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग इनके ऑल टाइप्स ऑफ मोशन जीरो हैं, सीज हो जाते हैं मोशन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की अगर हम वैल्यू की बात करें, तो इसकी वैल्यू आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर अगर देखा जाए तो ये आपके पास -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपके पास वैल्यू है डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में। अगर हम केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन स्केल पर इसकी वैल्यू अगर चेक की जाए तो ये आपके पास 0 केल्विन है। बाद में हम इसको ग्राफ में देखेंगे भी। और अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो इसमें आपके पास ये -459.69 फ़ारेनहाइट ये आपके पास क्या होता है, इसकी वैल्यू। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तमाम बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसकी वैल्यूज आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में कितनी है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन स्केल की बात करें तो 0 केल्विन, और फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो आपके पास -549.69 फ़ारेनहाइट ये आपके पास क्या होता है, इसकी वैल्यूज। तो ये तो आगे आपके पास एब्सोल्यूट जीरो के बारे में हमने देखा। इसके बाद हम चार्ल्स लॉ को देखेंगे। लेकिन चार्ल्स लॉ की हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को देखें। चार्ल्स लॉ की हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखें। इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है? अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है ना। अब ऑलरेडी हम इसकी एक स्टेटमेंट ये भी है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट
टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आपके पास केल्विन स्केल में होगा, याद रखना, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे और हम ये देखेंगे कि केल्विन स्केल की जरूरत क्यों है, ये भी हम देखेंगे। और कंडीशन इसके लिए क्या है, नंबर ऑफ मोल इसमें कांस्टेंट होंगे और इसके अलावा आपके पास प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर द गिवन मास ऑफ अ गैस इज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हम इसको फर्दर लिखें तो V इक्वल टू आपके पास क्या होगा, KT हो जाएगा, कि आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो V बाई T इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा। अगर हम फर्दर इसको लिखें तो V1 बाई T1 इक्वल टू आपके पास क्या होगा, V2 बाई T2 होगा। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। ये तो आपके पास एक स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी सब हम जानते हैं, और हम देखेंगे कि आपके पास अगर हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल पे लेंगे तो ये वाली इक्वेशन वेरीफाई नहीं होती है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ तक तो ये सब जानते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव डिफिनेशन। तो क्वांटिटेटिव डिफिनेशन की आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस increases or decreases by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature, ठीक है। यहां पर सबसे मुश्किल बच्चों को यही लगता है कि इस डिफिनेशन की समझ नहीं आती कि डिफिनेशन क्या रहा है। इस डिफिनेशन को हम क्वांटिटेटिव डिफिनेशन बोलते हैं, मतलब हम यहाँ पर क्वांटिटेटिवली बताएंगे कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट आता है, इसी तरह से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम के अंदर कितना डिक्रीमेंट आएगा, इसकी हम वैल्यूज में बता देंगे, अमाउंट में बता देंगे। इस वजह से इस डिफिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डिफिनेशन का नाम देते हैं। अब इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, या इस डिफिनेशन को अगर मैं थोड़ा शार्ट करूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of a gas increases or decreases by 2 centimeter cube by 2 centimeter cube for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature, ठीक है ना। मतलब वॉल्यूम आपके पास 2 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा जब हम आपके पास टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करेंगे या 1 डिग्री फॉल करेंगे, मतलब 1 डिग्री कम कर देंगे। तो इस डिफिनेशन से ये ज्यादा आसान लगती है, मैं इन दोनों को समझाऊंगा, मैंने इसी से इसको बनाया है। अगर इसका यहाँ पर आप यहाँ से आप लोग देखें, बाई 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो मैंने इस पार्ट को उठाया है और इसकी जगह पर मैंने क्या लगा दिया है, 2 सेंटीमीटर क्यूब लगा दिया, ठीक है ना। इस डिफिनेशन का ये वाला पार्ट का सिंपली मतलब क्या है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इस पूरे की जगह मैं 2 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा तो भी आपके पास इसको आप लोग क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो अब इसका मीनिंग क्या है, इसको हम समझेंगे कैसे। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस by the factor 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature. या volume of given mass of a gas increases or decreases by 2 centimeter cube for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature. इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डिफिनेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये 1/273 फैक्टर का मीनिंग क्या है और ये कैसे 2 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, इस बात को हम देखेंगे और फिर हम इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा भी देख लेंगे। तो डिफिनेशन को याद रखिएगा, ये अपने पास लिख लीजिए के साथ। हमने क्या कहा, हम स्टार्ट कर लेते हैं आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड से।
अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पे हम देखेंगे एक तरफ हम लेते हैं टेम्परेचर और साथ में हम क्या लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब या एमएल में ले लें, टेम्परेचर हमने किस में लेना है, डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है ना। तो मैंने टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में ले लिया और वॉल्यूम को हमने सेंटीमीटर क्यूब में ले लिया। तो यहाँ पर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर वॉल्यूम जब देखा गया तो ये आपके पास 546 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। मतलब इसको हम मान के चलेंगे, हमने स्टार्ट यहाँ से करना है, इसको रेफरेंस मानना है कि अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं तो उस पर वॉल्यूम कितना होता है आपके पास 546 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज कर देते हैं, मतलब 1 डिग्री राइज करेंगे तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करेंगे तो वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। लेकिन वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, वॉल्यूम 1/273 के हिसाब से इंक्रीज होगा, फैक्टर के हिसाब से इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, 546 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाता है, 548 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो आप लोग देखें, अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करता हूं तो वॉल्यूम 546 से 548 बन जाता है। मतलब आपके पास क्या आ जाता है, 2 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ये 2 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर है, फैक्टर अगर हम इसका देखें 1/273, फैक्टर के हिसाब से ये किसके बराबर होता है, 2 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम आपके पास 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से 1/273 फैक्टर के हिसाब से इंक्रीज होता है, और इसी तरह से हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे 1 डिग्री -1 डिग्री सेंटीग्रेड करके। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आएगा वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/273 फैक्टर के हिसाब से आ जाएगा। और 273 फैक्टर किसके बराबर था, अभी हमने देखा, वो 2 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 46 से क्या बन जाएगा, 544 सेंटीमीटर क्यूब। अब यही बात होती है जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी बात को समझ नहीं पाते। तो मैंने इस बात को और करना है, अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज कर देता हूं तो वॉल्यूम आपके पास 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हो जाता है, मतलब 548 बन जाता है। इसी तरह से मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री कम कर देता हूं तो वॉल्यूम आपके पास 2 सेंटीमीटर के हिसाब से क्या हो जाता है, डिक्रीज आ जाता है। अब ये हमने 2 सेंटीमीटर क्यूब किधर से लाया, ये 1/273 थर्ड पार्ट है जो कि आपके पास 2 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब इसको हम कैसे समझें, इसको समझने के लिए एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास कोई ओरिजिनल वैल्यू ले लेता हूं 100, ठीक है ना, इसके मैं 2 पार्ट्स बनाना चाहूंगा तो मैं 1/2 लिखूंगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं इसके 10 पार्ट्स बनाना चाहता हूं तो 100 या आपके पास क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसके मैं 20 पार्ट बनाना चाहूं तो ये आपके पास क्या होगा, 1/20 हो जाएगा, ठीक है ना। एक ओरिजिनल वैल्यू है उसका 1/2 कितने के बराबर होगा, 100 है, उसका 10 पार्ट कितने के बराबर होगा, 100 है, उसका 20 पार्ट्स बना देंगे तो कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये 50 के बराबर है, ठीक है ना। इसका फैक्टर 50 आ रहा है और इसका कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है। मतलब 100 का 1/2 50 के बराबर है, और इसी 100 का 1/10 10 के बराबर है, और इसी 100 का 1/20 5 के बराबर है, ठीक है ना। सेम इसी तरह से अगर मैं 100 की बजाय इस बार मैं क्या लेता हूं, मैं वैल्यू ले लेता हूं 546 ले लेता हूं। मैंने ले लिया ओरिजिनल वैल्यू 546 ले लिया, ठीक है ना। इसका मैं क्या करता हूं, 1/2 पार्ट बनाऊंगा तो ये कितने के बराबर होगा। इसी तरह से अगर इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, 10 पार्ट इसके बना लेता हूं तो 1/10 कितने के बराबर होगा। इसी तरह से अगर इस 546 का मैं 20 पार्ट्स बना देता हूं तो ये कितने के बराबर होगा। अब बात समझने की है, 546 का 1/2 कितने के बराबर होगा, 546 का 1/10 कितने बराबर होगा, 546 का फैक्टर 1/20 फैक्टर कितने के बराबर होगा। अब यहां तक तो बात हमने देखी। अब हम अपनी ओरिजिनल बात की तरफ आते हैं। अगर इसी 546 सेंटीमीटर क्यूब जो हमने वॉल्यूम लिया है, इसका मैं कितने पार्ट्स बना दूं,
1/273 पार्ट्स बना दो। हम बना सकते हैं ना, 1/2 बना लिया है, 1/10 बना लिया है, 1/20 बना लिया है, तो हम 1/23 भी बना सकते हैं। इसके मतलब क्या इस वॉल्यूम का हम 1/23 पार्ट नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो जब हम इसका 1/273 पार्ट बनाएंगे तो ये आपके पास कितने के बराबर होता है? 2 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो ओरिजिनल वॉल्यूम आपके पास कितना है? 544 है। अगर 544 में 1/273 फैक्टर के हिसाब से इंक्रीमेंट आ जाए तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा? इस पे राइज आ जाएगा। इसी तरह से टेम्परेचर को 1 डिग्री हम कम कर देंगे तो वॉल्यूम भी आपके पास 1/273 के हिसाब से डिक्रीज हो जाएगा। अब 1/273 फैक्टर का कितना बराबर आता है? 2 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में क्या आ जाएगा? डिक्रीज आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसी तरह से हमने ये कहा कि अगर 544 का 1/273 पार्ट्स बना ले, मतलब 273 पार्ट्स बना ले, तो इसका जो 1/273 है वो किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो यहां से हमें एक बुनियादी बात का पता चला कि जब भी मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करूंगा तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम राइज हो जाएगा। जब मैं टेम्परेचर को 2 डिग्री इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट आएगा? 4 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीमेंट आएगा। जब मैं वॉल्यूम को 10 टाइम करूंगा तो वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा? 20 टाइम इंक्रीज होगा। अगर आप लोग गौर से देखें, अगर मैंने इसको क्या किया है? 1 डिग्री राइज किया है तो वॉल्यूम आपके पास कितना इंक्रीज हुआ है? 46 से 48 बना है तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का इंक्रीज आया है। अगर इसको मैं फर्दर राइज करके 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ तो 2 का डबल क्या आता है आपके पास? 4। तो जब इसके अंदर 4 का इंक्रीमेंट कर देंगे, 46 में 4 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम 550 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये हुआ। अब इसमें डिफरेंस अगर आप लोग देखें तो भी क्या आ जाता है आपके पास? 2 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो 2 और 2 मिलाओ तो आपके पास टोटल कितना बनेगा? 4 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करता हूं तो वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ता है। अगर मैं टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर देता हूं तो वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हो जाता है। मतलब 1 डिग्री के साथ 2 सेंटीमीटर क्यूब, 2 डिग्री के साथ 4 सेंटीमीटर क्यूब, 3 डिग्री के साथ 6 सेंटीमीटर क्यूब करते करते जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, मतलब इस टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते करते कितना इंक्रीज कर दें? जब इस टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते करते 273 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएंगे तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इसका 546 का डबल कितना आता है आपके पास? 1092 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो ये वो टेम्परेचर है जहां पर हमने डिग्री में टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम क्या हो गया? डबल हो गया। इसी तरह से हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इसी हिसाब से इसमें डिक्रीमेंट आएगी और डिक्रीज करते करते जब हम -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएंगे तो इस टेम्परेचर पर आपके पास वॉल्यूम एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा। मतलब सिंपली अगर हम बोल दें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना? तो +273 डिग्री सेंटीग्रेड पे डबल हो जाता है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मतलब हमने अभी देखा है कि आपके पास वॉल्यूम है और आपके पास टेम्परेचर है तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन है ना कि अब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। इसी तरह से टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा? कम होगा। कम करते 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 एक वक्त ऐसा भी आ सकता है थ्योरेटिकली जहां पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो वो कौन सा टेम्परेचर है? वो टेम्परेचर आपके पास -273 डिग्री सेंटीग्रेड है जहां पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है? तो इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? जहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस थ्योरेटिकली 0 होता है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट 0, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है गैस। तो यहां तक इस तरह से आप लोग इस बात को समझेंगे। अच्छा, इस बात को थोड़ा एक अगर फिर भी समझना है तो इसको मैं एक और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं। हमने कहा कि आपके पास वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है? 546 है। ठीक है ना? ये अगर आपके पास एक सिलेंडर है, इसका हम ये वॉल्यूम लेते हैं और ये वॉल्यूम हमने कहा कि भाई V0 है और ये कितने के बराबर है? 546 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। इसको हमने रेफरेंस ले लिया है
और टेम्परेचर आपके पास कितना है भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस गैस का वॉल्यूम कितना है 544 सेंटीमीटर क्यूब है, 0 नहीं है। अब ये जो टोटल वॉल्यूम 544 सेंटीमीटर क्यूब है जिसको हमने V0 का नाम दिया है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, इसके मैं पार्ट्स बना दूंगा। कितने पार्ट्स बनाऊंगा? टोटल 273 पार्ट्स बना दूंगा। अब टोटल पार्ट आपके पास कितने हैं? 273 है। इसका एक हिस्सा कितना होगा? एक हिस्सा 1/273, मतलब टोटल पार्ट 1/273 पार्ट बना है, एक हिस्सा कितना होगा? 273। मतलब इसमें से एक हिस्सा अगर मैं निकाल दूं तो ये 1/273 होगा। अगर इसमें से दो हिस्से में निकाल दूं तो फिर आपके पास क्या होगा? 2/273 होगा। ठीक है ना? तो हमने 1 पार्ट लेना है ना, तो 1 पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 1/273 आ जाएगा। मतलब राइज भी 1/273 के हिसाब से आ जाएगा और फार भी आपके पास क्या आ जाएगा? 1/273 के हिसाब से आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम V0 है, V0 का हमने 273 पार्ट्स बना दिए और हर एक पार्ट को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 1/273। तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम V0 है उसमें इंक्रीमेंट कितने फैक्टर के साथ आ रहा है? 1/273 से इंक्रीमेंट आ रहा है और इसी 1/2 के हिसाब के साथ क्या आता है? डिक्रीमेंट आता है। ठीक है ना? ये आपके पास क्या था? बेसिक मीनिंग था उस डिफिनेशन का कि हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम के हिसाब से इंक्रीमेंट भी 1/273 फैक्टर के हिसाब से आता है, डिक्रीमेंट भी 1/273 फैक्टर के हिसाब से आता है और ये 1/273 फैक्टर जो है वो किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो दूसरी डिफिनेशन हमने क्या की थी कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होने से 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का इंक्रीमेंट आता है। ठीक है ना? मतलब 1 डिग्री के हिसाब से वॉल्यूम डबल हो जाता है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड 4 सेंटीमीटर क्यूब का इंक्रीज आता है। ठीक है ना? तो ये आ गया आपके पास क्वांटिटेटिव डिफिनेशन ऑफ चार्ज का, जिसको हमने समझने की कोशिश की। और अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। मैथमेटिकली इन बातों को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है ना? मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है ना? अब हमें ये तो पता है कि भाई अभी हमने ये देखा था, अगर आपके पास ये गैस है, ठीक है, और ये मरकरी प्लग है आपके पास, इसका टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर देता हूँ? राइज कर देता हूँ, तो हम देखेंगे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। टेम्परेचर को मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो वॉल्यूम में भी क्या आ गया? इंक्रीज आ गया। अगर मैं टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है ना, तो वॉल्यूम आपके पास और भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा? और भी इंक्रीज हो जाएगा। लेट सपोज कि टेम्परेचर को मैंने 2 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो आप लोग देख सकते हैं पहले वॉल्यूम कम था, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, टेम्परेचर और भी बढ़ा दिया तो वॉल्यूम आपके पास और भी इंक्रीज हो। ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसी तरह से टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने देखा टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या है? मान लो कि V0, इसका वॉल्यूम कितना है? V0। इसी बात को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपके पास VT टेम्परेचर है 3 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम V0 है, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितना है? 0 V0। अभी हमने बात की थी ना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना था आपके पास? 546 था, 546 सेंटीमीटर क्यूब था। इसको हम V0 का नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? V0 का नाम देते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास वॉल्यूम कितना है? इस हिसाब से देखें V0 है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, T डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करने में वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब कितना इंक्रीज होता है? अभी हमने बात की थी 1 डिग्री बढ़ने से 1/273 फैक्टर के हिसाब से बढ़ता है। तो 1 डिग्री बढ़ने से ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? V0, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम V0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसके हिसाब से कितना बढ़ रहा है? 1/273 टाइम बढ़ रहा है। ये हमने देखा इस केस में टेम्परेचर क्या था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो आपके पास V0 प्लस आपके पास V0 1/273 टाइम इसमें इंक्रीमेंट आता है। अगर हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपके पास क्या आएगा? VT इज इक्वल टू V0 प्लस इनटू इंक्रीमेंट आता है ना टेम्परेचर बढ़ने से, तो इसलिए मैंने प्लस लिखा है। अगर डिक्रीमेंट आता है तो उसका हम उलट कर देते हैं, माइनस
वी नॉट 1/273 लिख देते। मैंने 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना था, वी नॉट था। अब हमने टेम्परेचर को T डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर हमने 2 डिग्री सेंटीग्रेड बना दिया है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट था, उसमें कितना इंक्रीमेंट आएगा, टेम्परेचर को हमने 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो 2/273 आएगा। इसी तरह से हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट 3/273। अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपके पास 1 है, ठीक है ना, ये जो आपके पास 1 है, इसी तरह से ये जो आपके पास 2 है और ये जो आपके पास 3 है, बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपली अगर मैं बोल दूं तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को, लेकिन किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 1 है 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं 1 2 3 ना लिखकर जनरली अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट 1 2 3, ये किसके बराबर है, 1 2 या 3 जो भी आगे लिखो, ये बेसिकली आपके पास टेम्परेचर एंड डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर एंड डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर टेम्परेचर एंड डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 273। तो मैं सिंपली यहाँ पर टी लिख देता हूँ, आपको कितना समझना है, टेम्परेचर एंड डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो टी है ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर एंड डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, ये ठीक है ना, ये टेम्परेचर किसमें आपके पास, डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर दूं और भी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं फर्दर तो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस, देखें वी नॉट इधर भी है, वी नॉट इधर भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो वी नॉट आ जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 प्लस टी डिवाइड बाई 273 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो वी टी इज इक्वल टू आपके पास वी नॉट एंड टू क्या आ जाएगा आपके पास 273 प्लस आपके पास टेम्परेचर एंड डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय आपके पास 273 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं इसको लिखूं, अब अगर आप लोग गौर करें तो हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी कि टेम्परेचर इन केल्विन किसके बराबर होता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 नहीं है क्या, तो ये किसके बराबर है, टेम्परेचर इन केल्विन के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू वी नॉट एन टू, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 273, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 273। तो ये आपके पास सारे मैथमेटिकल फॉर्म है चार्ज लॉ के, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, वी टेम्परेचर एट T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू वी नॉट। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, हमने जीरो से क्या कर लिया है, जीरो से हमने पहले टेम्परेचर अगर आपके पास 1 डिग्री है लेट सपोज, और इससे हमने 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अगर हमने टेम्परेचर को 3 डिग्री सेंटीग्रेड किया है तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। तो 1/273, 2/273, 3/273, तो 1 2 3 की जगह सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर एंड डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। तो मैंने इन सब की जगह क्या लिख दिया, टेम्परेचर एंड डिग्री सेंटीग्रेड, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट T/273। इसी तरह से अगर टेम्परेचर को आप लोग डिक्रीज कर दें तो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस आगे आप लोग यही वैल्यू लिख देंगे। तो चूंकि टेम्परेचर को हमने यहाँ पर राइज किया है तो मैंने प्लस वी नॉट बाई 273 लिखा है, T/273। डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास माइनस आएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये आपके पास क्या आ गया, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ आ गया क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफिकली इसकी क्या एक्सप्लेनेशन बनती है, ये एब्सोल्यूट जीरो को हम कैसे अप्रोच करेंगे, और फिर हम ये बताएंगे कि केल्विन स्केल की जरूरत क्यों पेश आई, हमने क्यों केल्विन स्केल को डिराइव किया, सेल्सियस स्केल पे क्यों गुजारा ना हुआ, ये बातें हम देखेंगे।
तो अब हम देखते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। अच्छा, तो हम यहां पर एक ग्राफ बना लेंगे। इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है ना, और वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में हम ग्राफ बना लेंगे। तो ये हमने ग्राफ बनाया। इधर हम लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, ये डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में हमने लिया है। ठीक है, मान लें इधर हम ले लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर हम ले लेते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर हम ले लेते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर हम ले लेते हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं ब्लैक से लिखता हूं जरा क्लियर हो जाए, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर इस तरफ ये सारे आपके पास माइनस में है, ठीक है, अगर इधर जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, +100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इस तरह से आपके पास +200 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी तरह से आपके पास +300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपने टेम्परेचर ले लिया सेल्सियस स्केल पे। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम देखते हैं तो इस गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, ठीक है ना। और हमने अभी देखा है तो इसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल आपके पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। मतलब देखें, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी आपके पास क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी आपके पास क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे अभी हमने पहले कहा था ना कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी आपके पास बढ़ जाता है। और यहाँ पर इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपके पास 1 के बराबर आता है। तो स्लोप 1 ये इंडिकेट करता है कि ये डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना वॉल्यूम होता है जो कि आपके पास V0 है। लेकिन अब हम फर्दर टेम्परेचर को जब डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम एक खास वैल्यू तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद मैंने इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया है, और ये जो एक्स्ट्रा प्लॉटेशन है ये जाके कहां मीट करता है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंटरसेक्ट करता है टेम्परेचर एक्सिस, ठीक है ना। अब ये जो हमने डॉट डॉट से लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये एक्स्ट्रा प्लॉटेशन क्या है, इसको हमने डॉट डॉट से क्यों लिखा है, एक्स्ट्रा प्लॉट क्यों किया है इसको हमने, ठीक है ना। इसलिए एक्स्ट्रा प्लॉटेशन से हमने लिखा है क्योंकि जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं तो गैस आपके पास लिक्विफाई हो जाता है या आपके पास क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, लेकिन इस टेम्परेचर को अचीव नहीं कर सकते। तो हमने यहां से यहां तक की जो बात लिखी है ये थ्योरेटिकली लिखी है, ये आइडियली लिखी है। अगर हमारे पास वॉल्यूम बढ़ सकता, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ सकता है तो टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम कम भी हो सकता है। अब हमारे पास बुनियादी तौर पर एक रिलेशन तो बन गया है, तो अगर हम थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो करते करते हमारे पास ख्याली तौर पर ऐसा भी हो सकता है, कहीं ऐसा टेम्परेचर भी आ सकता है जहां पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर हम आइडियली ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करते हैं, थ्योरेटिकली जब हम ड्रा करते हैं तो ये टेम्परेचर एक्सिस पर मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है। वो टेम्परेचर आपके पास कौन सा टेम्परेचर है, -273.15 टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। यहां से नीचे कोई टेम्परेचर नहीं है, ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो आपके पास क्या था, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर था। अभी हमने बात की थी हाइपोथेटिकल टेम्परेचर था, जहां पर हमने बात की थी वॉल्यूम क्या था गैस का, आइडियल गैस का, थ्योरेटिकली 0 के बराबर। तो जहां पर वॉल्यूम 0 के बराबर है इसलिए हमने कहा कि भाई ये आपके पास क्या है, 0 के बराबर।
तो -273 अगर हम पॉजिटिव वैल्यू में लेना चाहते हैं, केल्विन में लेना चाहते हैं, तो ये आपके पास किसके बराबर होता है? हमने इसको वैल्यू असाइन कर दिया कि भाई ये 0 के बराबर, 0 केल्विन के बराबर। अब अगर ये 0 केल्विन के बराबर है तो यहाँ पर ये आपके पास किसके बराबर है? 73 के बराबर है, केल्विन के बराबर है। अगला किसके बराबर है आपके पास? 173 केल्विन के बराबर है। और ये किसके बराबर है? 273 केल्विन के बराबर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। और ये कितने के बराबर है? 373 केल्विन के बराबर है। ये कितने के बराबर है आपके पास? 473 केल्विन के बराबर है। और ये केल्विन स्केल पे कितने के बराबर है आपके पास? 573 केल्विन के बराबर। आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो, मतलब -273 प्लस क्या कर लो, 273 कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसी तरह से -100 के साथ प्लस 273 करो तो 173 आ जाएगा। मतलब ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 करना है। तो जब ये करेंगे तो आपके पास केल्विन में वैल्यूज आ जाएगी। तो नीचे ये स्केल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? केल्विन स्केल को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेल्सियस स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ रही बात? तो यहां से एक न्यू स्केल हमने डिराइव किया, जो कि जिसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो आपके पास 0 केल्विन है। इस वजह से इस स्केल को हम क्या बोलते हैं? केल्विन स्केल बोलते हैं, केल्विन स्केल। तो यहां से आपके पास क्या है? केल्विन स्केल का कंसेप्ट अराइज हुआ। और केल्विन स्केल क्या होता है? जिसका बिगिनिंग 0 केल्विन है या जिसका बिगिनिंग -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस स्केल को हम क्या बोलते हैं? केल्विन स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विन स्केल बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। जब गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो फिर इसका मतलब ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, या अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। लिहाजा प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अब बात हम करते हैं कि हमें क्यों जरूरत पेश आई केल्विन स्केल की, सेल्सियस स्केल से काम क्यों नहीं चलता, ये चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करता है या नहीं करता, इस बात को हमने देखा। अच्छा, चार्ल्स लॉ एंड सेल्सियस स्केल। अगर हम चार्ल्स लॉ को सेल्सियस स्केल में देखते हैं या सेल्सियस स्केल इस पे अप्लाई करते हैं, तो क्या सेल्सियस स्केल पर डिग्री सेंटीग्रेड स्केल इस लॉ को वेरीफाई कर सकता है कि नहीं? हमने अभी कहा था कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 के बराबर है। तो मान लेते हैं कि हम वॉल्यूम ले लेते हैं, टेम्परेचर T1 लेते हैं आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, और T2 हम लेते हैं -1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। T2 हम क्या लेते हैं? -1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से हम वॉल्यूम ले लेते हैं, तो वॉल्यूम आपके पास V1 कितना होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम कितना था? 548 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है ना। 1 डिग्री कम किया था हमने, तो कम किया तो कितना था? V2 544 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम था। लेकिन 1 डिग्री बढ़ाया तो 56 से 58 हो गया था, 1 डिग्री डिक्रीज किया था तो 56 से 54 हो गया था। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। V1 कितना है? 548 सेंटीमीटर क्यूब है, डिवाइड बाय T1 कितना है आपके पास? 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, इज इक्वल टू V2 कितना है आपके पास? 544 सेंटीमीटर क्यूब है, डिवाइड बाय T2 कितना है आपके पास? T2 आपके पास -1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, डिग्री के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 548 इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस भी है तो -544। तो अगर आप लोग गौर से देखें तो क्या V1/T1 V2/T2 क्या इन दोनों का रेशियो सेम है? जबकि चार्ल्स लॉ में हमने ये कहा था कि V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट K के बराबर होता है, या V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू, ये सब किसके बराबर होते हैं? कांस्टेंट के बराबर होते हैं। और कांस्टेंट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर देखें, इधर कांस्टेंट ये आ रहा है, इधर इसकी वैल्यू ये आ रही है, क्या ये दोनों बराबर है? तो ये दोनों बराबर नहीं है।
तो जब V1/T1 और V2/T2 जो रेशोज हैं इनकी वैल्यू सेम नहीं आ रही, इनका रेशो सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं हेंस आपके पास चार्ल्स लॉ इज नॉट वेरीफाइड। ठीक है, चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? कि जब हमने टेम्परेचर को किस में ले लिया था, टेम्परेचर एंड डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। जब हम टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे तो फिर आपके पास चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं होता। इसका मतलब हमें टेम्परेचर को केल्विन स्केल पे लेना पड़ेगा। हमें क्या लेना पड़ेगा? टेम्परेचर को केल्विन स्केल पे लेना पड़ेगा। तो अगर आप लोग टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेके चेक करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? बराबर आ जाएगी। ठीक है ना, हम देखते हैं। तो हमने अभी ये बात की कि भाई V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर कितना आया था? 548 इज इक्वल टू 544 माइनस 544। तो ये दोनों सेम नहीं है, लिहाजा ये जो टेम्परेचर एंड डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्केल है ये चार्ल्स लॉ को वेरीफाई नहीं करता। फिर हम क्या करते हैं? चार्ल्स लॉ एंड केल्विन स्केल। अगर हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल पे ले लें, चार्ल्स लॉ के ऊपर फिट करने की कोशिश करें या चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा? इस बात को हमने देखा। ठीक है ना, अभी हमने देखा था कि आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास वॉल्यूम कितना था? 546 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था। और अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के सामने हमने अभी देखा था टेम्परेचर एंड केल्विन कितना था? 273 केल्विन। ठीक है ना, फिर हमने टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया था और 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितना हो गया था? 548 हो गया था सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, और हमने टेम्परेचर को जब डिक्रीज किया था तो वो कितना था आपके पास? मैं इसको जरा देख के लिख लेता हूं, कैलकुलेशन पे टाइम लग जाएगा। वैल्यूज डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब आपके पास V1 कितना है? हमने लिया है 548 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, डिवाइड बाय आपके पास टेम्परेचर कितना है आपके पास? इस पर 274 केल्विन है, ये आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इक्वल टू आपके पास दूसरा वॉल्यूम हमने क्या लिया है? 544 सेंटीमीटर क्यूब लिया था। इस पर आपके पास टेम्परेचर एंड केल्विन कितना आ रहा है? 272 केल्विन आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या आ रहा है? वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम V2, ये टेम्परेचर एंड केल्विन, टेम्परेचर एंड केल्विन। तो केल्विन केल्विन के साथ कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल। तो इसका आंसर भी आपके पास 2 आएगा और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 2 आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं V1/T1 V2/T2 का रेशो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या करता है? हेंस इट वेरीफाइज द चार्ल्स लॉ। ये क्या करता है? चार्ल्स लॉ को वेरीफाई कर सकता है, जबकि सेल्सियस स्केल में हमने लिया था ये चार्ल्स लॉ को वेरीफाई नहीं कर सकता। तो चूंकि ये चार्ल्स लॉ को वेरीफाई नहीं कर रहा और ये चार्ल्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है, चार्ल्स की इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास बेहतर स्केल है, अच्छा स्केल है। इस वजह से ये वाली जो स्केल है ये आपके पास क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्केल है, केल्विन स्केल। और हमने क्या करना होता है? जब भी हम गैस लॉस में कैलकुलेशन करते हैं तो हमें टेम्परेचर को किस में लेना होता है? केल्विन में लेना होता है। तो अब से याद रखना कि हम केल्विन स्केल में टेम्परेचर की कैलकुलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर लेते हैं तो फिर चार्ल्स लॉ की जो इक्वेशन है ये वेरीफाई नहीं होती, जबकि हम केल्विन में लेते हैं तो इसको वेरीफाई कर लेता है। तो इस वजह से हम केल्विन में टेम्परेचर की कैलकुलेशन करते हैं जब भी हम गैस की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इस वजह से हमने केल्विन स्केल को चूज कर लिया। अच्छा, एक छोटी सी लास्ट बात और है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम टेम्परेचर को लिखते हैं, जैसे 1 डिग्री लिख लेता हूं, 1 फ़ारेनहाइट लिख लेता हूं, तो इसके ऊपर मैं डिग्रीज लिख देता हूं। लेकिन जब हम केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन के ऊपर कभी हमने डिग्री नहीं लिखा, जस्ट हम के लिख देते थे। तो इसके ऊपर डिग्री लिखा जाता है, इसके ऊपर डिग्री लिखा जाता है, लेकिन इसके ऊपर क्यों लिखा नहीं जाता? पहली बात तो ये है कि भाई ये आपके पास क्या है? आर्बिट्रेरीली वैल्यूज होती है।
इसकी आर्बिट्रेरी वैल्यूज होती हैं। और केल्विन की जब भी हम बात करते हैं तो केल्विन जो है वो आपके पास क्या होता है, एब्सोल्यूट स्केल है, ठीक है ना। मतलब इसका जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वो 0 है, लोएस्ट पॉइंट ही 0 से स्टार्ट होता है, उससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं है, तो इसको हम एब्सोल्यूट स्केल मानते हैं। इस वजह से इसके ऊपर डिग्री नहीं लिखा जाता, जबकि ये एब्सोल्यूट स्केल नहीं है, 0 से नीचे भी कोई वैल्यूज है, तो इस वजह से ये आर्बिट्रेरी वैल्यूज इसकी होती है। तो इस वजह से फ़ारेनहाइट हो या फिर आपके पास डिग्री हो, दोनों को हम क्या लिखते हो, इसके ऊपर डिग्री लिखते हो। एक रीजन तो इसकी ये है, एक और ये भी हम लिख सकते हैं कि हमारे पास C से हम कूलम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F से हम फेराडे को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब C का मतलब कूलम भी हो सकता है, F का मतलब फेराडे भी हो सकता है। तो इन चीजों को कंफ्यूजन को हटाने की वजह से कि कहीं हम C को कूलम न समझे और F को फेराडे न समझे, इस वजह से हमने इसके ऊपर डिग्री लिख दिया, इस वजह से हमने इसके ऊपर डिग्री लिख दिया। तो टू डिफरेंशिएट फ्रॉम कूलम एंड फ्रॉम फेराडे वी हैव टू राइट डिग्री ऑन C एंड F। इस वजह से इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फ़ारेनहाइट डिग्री। इस वजह से इसके ऊपर डिग्री लिखा जाता है, इसके ऊपर भी डिग्री लिखा जाता है, लेकिन इस केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लिखा जाता, केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लिखा जाता। तो ये इसकी रीजन। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखना है। मैंने बीच में जल्दी करने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मैंने ज़रा तेज़ी से बोला हूँ। तो कोशिश मैंने की है कि आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा, बहुत आसान करने की। आप लोगों ने शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। थैंक यू वेरी मच।